प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंचिया के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत कक्षा 6 का अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ साथ रीट की तैयारी करने वाले व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। अध्याय 7। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक, जिसे हम अशोक महान के नाम से पुकारते हैं, इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद में युद्ध करना त्याग दिया था। कलिंग है वो वर्तमान उड़ीसा का प्राचीन नाम था। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसने एक नई सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था। आपने भी देखा है नोटों पर मुस्कुराता हुआ चेहरा। बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हैं? यहाँ पर शेर यानी जो नोट है उन पर शेर क्यों बनाए गए हैं? ये रोशन की जिज्ञासा थी। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर हम देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ में स्थापित किया गया, जिसके बारे में हमने कक्षा 6 का अध्याय 6 में हम पढ़ चुके हैं। अशोक के निर्देश पर ये जो स्तंभ है वो अशोक के निर्देश पर अभिलेख है वो उत्तीर्ण करवाए गए, लिखाए गए। अशोक जिस साम्राज्य में शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य भी था, चाणक्य और दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य, एक बुद्धिमान व्यक्ति था जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। नाम से ये अर्थशास्त्र है, लेकिन इसके अंदर मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया गया है। वंश क्या है? देखो, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका बेटा बिंदुसार राजा बनता है, फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक राजा बनता है। इस प्रकार एक के बाद एक ही परिवार के राजा बन रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे वंशानुगत राजा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आधुनिक हम पटना कहते हैं, बिहार की राजधानी। उसी का ही नाम पाटलिपुत्र था, जिसे पोलीब्रोथा भी कहा गया है। उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर मौर्य साम्राज्य में थे। इसमें जो नगर है वहाँ पर व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, और गांवों के अंदर किसान और पशुपालक रहते थे।
मध्य जो भारत है वहाँ पर जो ज़्यादातर हिस्सा है वो जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। मौर्य साम्राज्य को इस मानचित्र में दिखाया गया है। ये जो प्रमुख नगर है तक्षशिला, उज्जैन, ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र, ये कलसी, टोपरा, मेरठ, लुम्बिनी, सारनाथ, लौरिया, इलाहाबाद, सांची, सोपारा, कलिंग, यहाँ पर कलिंग का युद्ध होता है। अशोक ने यहाँ पर अभिलेख स्तंभ स्थापित किए थे। ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, और ये यहाँ पर तट है जिसको पूर्वी तट बोलते हैं, और ये पश्चिमी तट है। ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी आपको याद रखनी है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप में जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और लक्षद्वीप की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। इसके बाद में पुडुचेरी, यहाँ पर पुडुचेरी है जो 3 राज्यों के अंदर आता है। एक तो ये तमिलनाडु के अंदर 2 जगह, फिर आंध्र प्रदेश में और केरल में। ये 4 भागों में बंटा हुआ है पुडुचेरी, केंद्र शासित जो प्रदेश है। और वर्तमान में ध्यान रखना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है? साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसीलिए सम्राटों को राज्यों की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। यहाँ राज्य है, राज्यों की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अपनी जो राजधानी थी और उसके आसपास के इलाकों पर राजा का सीधा नियंत्रण था, लेकिन गांव और अन्य जो शहर है वहां पर उसने कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता। जो अधिकारी थे वो वेतन लेते थे। संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। सही कार्य समय पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कौन सा अधिकारी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस प्रकार की जो सूचना है वो राजा को प्रेषित की जाती थी। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र व प्रांत थे। कई छोटे क्षेत्र व प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता। यानी जो प्रांत थे, ये जो प्रांत है इनमें राज्यपाल या गवर्नर का पद सर्जित किया हुआ था और वहां पर राजकुमारों को लगाया जाता था। यानी राजा का जो पुत्र होते थे उनको इन राज्यों में गवर्नर लगाया जाता था। अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है?
कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, प्रधानमंत्री थे, उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब एक तो अपने पड़ा है कर, राजा कर लगाता था, वो अपने राजधानी के आसपास खुद राजधानी के आसपास खुद इकट्ठा करता था और अन्य क्षेत्र में उसने अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। अब है नजराना। नजराना देखो क्या है, नजराना जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं यानी जो कर है ना, उनको नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था। नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ये दोनों में अंतर है देखो। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। कर तो क्या था, अनिवार्य था, लेकिन नजराना है वो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से राजा को दिया जाता था। राजधानी में सम्राट मैक्सनीज है, चंद्रगुप्त के दरबार में आता है। ये कौन था मैक्सनीज? यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैक्सनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण यहाँ पर किया है उसने। देखो, उसके अनुसार सम्राट जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। देखो, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है इसमें से। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। कौन सा मौर्य सम्राट था या किन शासकों के जो अंगरक्षक है वो महिलाएं भी थी? तो इसका आंसर अगर वंश पूछे तो मौर्य वंश, और राजा का नाम पूछे तो उसमें जो दिया हो चंद्रगुप्त मौर्य। राजा का नाम पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य। सेना क्यों रखी जाती थी? अंगरक्षक क्यों रखे जाते थे? उनको ये डर था भी उनकी कोई हत्या की कोशिश न करें। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। मरने से सभी डरते हैं। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, इसका अन्य नाम क्या है? पोलीब्रोथा भी इसको कहा गया है। पाटलिपुत्र का इसमें वर्णन किया गया। देखो, यह एक विशाल खूबसूरत नगर है। एक विशाल प्राचीर से घिरा है, दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज है और 60 द्वार है। द्वार मीन्स दरवाजे हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ था। यहाँ पर पाटलिपुत्र में राजा का जो महल बना हुआ था वो किससे बना हुआ था? काठ से बना हुआ था। अशोक एक अनोखा सम्राट। देखो किस प्रकार है अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यानी अभिलेख लिखने वाले ये पहले शासक थे अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि पूछे तो क्या है? ब्राह्मी लिपि है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का जो अभिलेख है कलिंग युद्ध का, उसमें वर्णन किया गया। देखो, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है, राजा बनने के 8 साल बाद, अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध किया? 8 वर्ष बाद। इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख
होता है। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करना और दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया है। धम्म का पालन यानी धर्म का पालन मैं करूंगा और दूसरों को शिक्षा दूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। ये कौन कहता है? अशोक। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। तो इसका आपको आंसर मिल गया होगा कि अशोक ने अभिलेख क्यों उत्कीर्ण करवाए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वीर तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसा पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए। अशोक बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे और इसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों को बलि चढ़ाई जाती थी, यानी जो दूसरे धर्म है उनमें जानवरों को बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका यानी राजा का कर्तव्य बनता है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। धम्म महामात्र कौन थे? प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। धम्म महामात्र कौन थे? ये अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी थे जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवाए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। यानी लेख तो लिखवा लिए, लेकिन जो लोग अनपढ़ थे उनको पढ़ करके सुनाना है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे। यानी अशोक ने अपने धम्म का प्रचार प्रसार दूसरे देशों में भी किया। ये जो चित्र है, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ है। कहाँ मिला है? रामपुरवा। कहाँ पर मिला है? रामपुरवा में, बिहार में मौर्यकालीन स्तंभ है। अभी इसको राष्ट्रपति भवन में रखवाया गया है। देखो कितना शानदार चमकीले पत्थर से इसको बनाया गया है। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अपनी प्रजा के लिए देखो वो क्या करते हैं।
लोग वो कहते हैं कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर जन्मदिन मनाते हैं, जब यात्रा शुरू करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, ये अशोक मानते थे। वे कहते हैं कि इनके बजाय इन कर्मकांडों के बजाय अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना चाहिए। हमें हर किसी को दूसरे का धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये किसके विचार है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो ये आपको याद रखने हैं उनके कथन। ब्राह्मी लिपि, देखो ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हो। ये ए को दिया हुआ, देखो पहले इस प्रकार ए लिखते थे। आरंभिक ब्राह्मी लिपि, ये देवनागरी में हम हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। फिर बांग्ला, मलयालम भाषा और तमिल भाषा में इस प्रकार ए को लिखा जाता था। अन्यतर जानकारी जो मिलती है हमें, चीन की दीवार, चीन के सम्राट ने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था और इसके बनाने का जो उद्देश्य, चीन की दीवार बनाने का देखो उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। ये उद्देश्य आपको याद रखना है। क्यों बनाई गई चीन की महान दीवार? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। आज से लगभग 2000 वर्ष यानी अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर। ये देखो, ये इस प्रकार दीवार बनाई हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है, यानी इस पर हम गाड़ी भी चला सकते हैं, इतनी चौड़ाई की बनी हुई है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज भी बनाए गए हैं। अब है अभ्यास क्वेश्चन। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? जिन देशों में अशोक के अभिलेख मिले हैं वो है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत के निम्नलिखित राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, यानी मौर्यों का इन पर शासन नहीं था। सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम, त्रिपुरा, इन पर मौर्य शासक अधिकार नहीं कर पाए थे। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? राजा हमेशा इस बात से डरता रहता था कहीं कोई उसकी हत्या करने की कोशिश न करे, इसलिए राजा के खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाकर उस खाने को चखता था, यानी जांच करता था उसकी। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? पाटलिपुत्र जो मौर्य शासकों की राजधानी थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? तो पाटलिपुत्र और मोहनजोदड़ो में अंतर देखो। पाटलिपुत्र में घर लकड़ी व कच्ची ईंटों के बने होते थे, मोहनजोदड़ो में घर पक्की ईंटों के बने होते थे।
पाटलिपुत्र में घर 2 या 3 मंजिले होते थे। मोहनजोदड़ो में घर 1 या 2 मंजिले होते थे। पाटलिपुत्र नगर एक विशाल दीवार से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। मोहनजोदड़ो नगर 2 हिस्सों में बांटा हुआ था और दोनों हिस्से अलग अलग दीवारों में घिरे हुए थे। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? कलिंग की लड़ाई में करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, जिनके सगे संबंधी उनकी मौत पर विलाप कर रहे थे। इससे अशोक का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा कि एक देश को जीतने के लिए इतने लोगों का वध करना पड़ता है। जनता अपने मित्रों सगे संबंधियों को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। अशोक ने पश्चाताप के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया। अन्यतर चीन की दीवार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया है वो चीनी सम्राटों के रवैये से किस प्रकार भिन्न था? कलिंग युद्ध के बाद पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का व्यवहार मित्रतापूर्ण था। सभी के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए, जबकि चीनी सम्राटों का पड़ोसी देशों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार था। वे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करते रहते थे, इसलिए उनकी सीमाएं बदलती रहती थी। ये चीन की दीवार का चित्र है। देखो, चीन के सम्राटों का चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य क्या था? चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य है चीन की उत्तरी सीमा की पशुपालकों से रक्षा करना। चीन की दीवार की विशेषताएं बताइए। यह 6400 किलोमीटर लंबी थी और पत्थर व ईंट की बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को 2000 वर्षों तक बनाया गया और 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए हैं। प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाइए। तो ये सरकारी अधिकारी, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, संदेशवाहक, जासूस, फल फूल संग्राहक, शिकारी। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वह अधिकारी वसूलते थे, कर वसूला जाता था। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर के रूप में भेजा जाता था या राज्यपाल। मौर्य शासक के आगमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों व नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को दिया करते थे नजराना, गिफ्ट। नजराना का मतलब उपहार। बताओ निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत है? उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। गलत। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। चंद्रगुप्त के विचार बिल्कुल भी नहीं लिखे गए हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। गलत है ये भी। किसका नाम था प्राचीन कलिंग? उड़ीसा का। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये सही है। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धर्म द्वारा करना चाहता था। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव न हो, जानवरों की बलि न दी जाए, दासों नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार न किया जाए, परिवार और पड़ोसियों के बीच झगड़े न हो, इनका उपाय वो करना चाहता। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया? धम्म महामंत्र की नियुक्ति की, विदेशों में धम्म प्रचारक प्रतिनिधियों को भेजा। अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों पर शिलाओं पर खुदवाए। कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।